नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस पोस्ट में मैं मानवकृत आपदा क्रम में जैविक आपदा पर चर्चा करने जा रहा हूं। जैविक आपदा के बारे में जानना अभी के समय में तो काफी महत्वपूर्ण है कि आज पूरी दुनिया कोरोना नामक जैविक आपदा से ग्रसित है। ये महामारी, जैविक महामारी कितनी भयावह हो सकती है, इसकी भयावहता को वर्तमान समय में पूरा विश्व देख रहा है कि हम मानव, जिसको अपने बुद्धि विवेक पर काफी अभिमान था कि हम जो चाहे सो कर सकते हैं प्रकृति के साथ, यानी हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। भूगोल के छात्र होने के नाते आप लोगों ने देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा फर्स्ट पार्ट में द्वैतवाद, जिसमें आपने देखा होगा निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, संभववाद। तो निश्चयवाद बनाम संभववाद का द्वैतवाद जो आप लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो वो यही था कि एक तरफ मानव जहां कहता है कि प्रकृति हमारे बस में है, तो कुछ लोग उस विचारधारा को समर्थित करने वाले जो थे, जो मानव का पक्ष ले रहे थे कि मानव को ही प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ योद्धा समझते थे, तो वो संभववाद विचारधारा के समर्थक थे। लेकिन जो कहते थे कि नहीं, प्रकृति मानव को हमेशा अपना गुलाम बना के रखती है, वो जो है सो उसको हम लोगों ने निश्चयवादी कहा था, निश्चयवादी विचारधारा के थे। और कालांतर में हमने देखा था कि एक बीच का रास्ता निकाला गया था, जिसको हम लोग नव निश्चयवाद विचारधारा कहते हैं, जिसमें ये कहा गया, ऐसी मान्यताएं आई कि न ही प्रकृति पूर्ण रूप से जो है सो मानव को अपने वश में कर सकती है, और न ही मानव प्रकृति को पूर्ण रूप से अपने वश में कर सकता है। क्योंकि यहां मैं उल्लेखित करना चाहता हूं कि प्रकृति में पूर्णता नहीं है। हम जो कहते हैं प्रकृति में पूर्णता नहीं है। अब कभी कभी ये लोगों को बड़ा अटपटा लगता है कि ये कैसी बात हुई कि प्रकृति में पूर्णता नहीं है। तो हाँ, प्रकृति में पूर्णता नहीं है। और दूसरी बात, प्रकृति में बाउंड्री नहीं है, सीमा रेखा नहीं है। आप किसी भी चीज को एक सीमा रेखा से नहीं बांध सकते हैं। जैसे आप नहीं कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे जिले के बगल में जिले होकर के कोसी नदी बहती है, आप एक सीमा रेखा नहीं बांध सकते हैं कि कोसी नदी इन्हीं दो रेखाओं के मध्य में बहती है, नहीं कर सकते हैं। आज कोसी इतनी चौड़ी है, मान लीजिए 200 मीटर चौड़ी है, लेकिन कल बरसात के समय में पूरा कोसी क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, तो देखिए उसका विस्तार कितना बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं आप किसी भी प्राकृतिक चीज को सीमा में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि दूसरी बात मैंने कहा कि उसमें पूर्णता नहीं है। कैसे? अगर प्रकृति में पूर्णता होती तो हमें रहने के लिए घर बनाने की क्या आवश्यकता थी, हमें कपड़े पहनने की क्या आवश्यकता थी। जब प्रकृति पूर्ण ही था, हमारे लिए पूर्ण रूपेण अनुकूल है, तो हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो क्रम चल रहा है, मानव और प्रकृति के बीच में जो एक युद्ध सा चलता रहता, हमेशा प्रतिद्वंदिता चलती रहती है कि एक दूसरे को दोनों जो है सो अपने अधीन करने का जो प्रयास करते रहता है। इस क्रम में हमने देखा कि मानव जो आज हम मंगल तक चले गए, लेकिन एक प्राकृतिक आपदा आई, महामारी आई कोरोना, हमारी सारी व्यवस्था, सारा बुद्धि विवेक चरमरा गया, प्रकृति के सामने झुक गया। तो इस क्रम में ये जो महामारी होती है, ये जो आपदाएं आती हैं, इसको कैसे हम इससे बचें, ये क्या है, ये महामारी क्यों फैलती है। इस क्रम में हम लोग डेंगू, एड्स और भी बहुत सारी महामारियां हैं
जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो आइए हम लोग इसको विधिवत देखते हैं कि ये महामारी या जैविक आपदा क्या है। महामारी उस बीमारी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटना को कहा जाता है जो प्रायः बहुत बड़ी संख्या को एक साथ प्रभावित करे। जब बहुत से लोगों को एक ही बीमारी अचानक होती है तो उसे महामारी अनुमानित किया जाता है। महामारियों को रोकने के लिए तुरंत ही बहुत बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है। किसी भी आपदा के बाद संक्रमण के फैलने वाले रोगों के एकदम फैलने की संभावना बहुत अधिक हो सकती है। कारण स्वच्छता का उचित प्रबंध न होना ही बीमारी फैलने का मुख्य कारण है। स्वच्छता न होने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिसमें बीमारियों को फैलाने वाले कीटाणु पैदा होते रहते हैं और पनपते हैं। बदलता मौसम भी बीमारी का कारण है। बदलता मौसम कीटों के प्रजनन के लिए अनुकूल समय होता है। जनसंख्या वृद्धि, गरीबी और भीड़ का प्रतियोगी न होना बीमारियों का वाहक है। प्रभाव महामारी सामूहिक बीमारी या मौत का कारण होती है। समाज में व्यवधान और आर्थिक क्षति जैसे द्वितीयक प्रभाव भी इसके कारण हो सकते हैं। अति संवेदनशीलता उन लोगों में अधिक होती है जो कुपोषण का शिकार हैं। लोग अस्वच्छ वातावरण में बगैर सफाई वाली दशाओं में रहते हैं। जल आपूर्ति घटिया गुणवत्ता की होती है। स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त सुविधा नहीं होती है। प्रबंधन एवं उपाय बचाव के लोग स्वास्थ्य उपायों को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए टीकाकरण एक प्रभावशाली तरीका है। स्वच्छता में सुधार, कीटाणु उत्पन्न होने के स्थानों पर दवाओं का छिड़काव और घर व नगर के कूड़े के अधिक निपटान का प्रबंधन होने से महामारी और रोगों से बचा जा सकता है। महामारियों से लड़ने के लिए उस क्षेत्र के लिए एक आकस्मिक योजना तैयार करके रखना चाहिए। प्रारंभ से ही समय रहते सतर्क रहने और नियमित परीक्षण करने से प्रारंभिक अवस्था में ही रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे विकराल रूप में महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। कुछ बीमारियां जो महामारी का रूप ले सकती हैं उसका वर्णन आगे हम कर रहे हैं। कोरोना के बारे में तो अभी आप जानते ही हैं कि ये महामारी अभी तक की विश्व की ज्ञात इतिहास की अभी तक की सबसे बड़ी महामारी है जिससे पूरा विश्व ग्रसित हो चुका है, ऐसा कहा जाता है। या ये बीमारी जो है वो चीन के वुहान नामक शहर से फैली और वर्तमान में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। इससे बचने के लिए आप हर 20 मिनट पर अपना हाथ साबुन से निश्चित धोएं, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, मास्क पहनें, घर से बाहर कम से कमतर निकलें। डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार या डांडी फीवर आदि नामों से जाना जाता है। यह बहुत तेज संक्रमित मच्छरों के द्वारा उत्पन्न रक्तस्राव से होने वाला बुखार है। बुखार के साथ ही इसमें जोरों में असहनीय दर्द और अकड़न होती है, इसलिए इसका नाम ब्रेक बोन फीवर भी है। डेंगू मच्छरों द्वारा स्थानांतरित एक वायरस के कारण होता है। यह मच्छर एसिड इजिप्टी या एशियन टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। यदि मच्छर किसी ऐसे व्यक्ति को प्रथम 3 दिनों में काट ले जो इस रोग से ग्रसित है तो उस रोग के कीटाणु का वाहक बन जाता है। मच्छर में 8 से 10 दिन तक इस वायरस को प्रभावशाली बनने में लगते हैं। इसके बाद वह मच्छर जीवन भर इस वायरस के वाहक हो जाते हैं। त्वचा पर काटने से वायरस मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है।
इसके लिए विशेष उपचार नहीं है, इसीलिए बचाव और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मच्छरों पर नियंत्रण करने से डेंगू को फैलने से रोका जा सकता है। HIV और एड्स। वर्ष 2001 में रहस्यात्मक रूप से प्रतिरक्षा तंत्र की विकृति की आकस्मिक रिपोर्ट के 20 साल हो गए थे, जिसे एड्स के नाम से जाना जाता है। यह रोग प्रतिरक्षा तंत्र की विकृति का रोग है और जानलेवा है। इस महामारी के कारण विश्व में लगभग 21 मिलियन से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अनुमान है कि 2019 तक 100 मिलियन से भी अधिक लोग HIV एड्स के संक्रमण से संक्रमित हैं। यह बीमारी एक वायरस से फैलती है। वायरस का नाम HIV ह्यूमन इम्यून वायरस है। यह वायरस प्रायः समागम से अथवा रक्त संचरण से फैलता है। मैड काउ रोग। बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सीफाइलोपैथी पशुओं में एक संक्रमित एजेंट के कारण होता है, जिसका इंक्यूबेशन काल बहुत लंबा, प्रायः 2 से 5 साल के बीच का होता है। लक्षणों के प्रकट होने के बाद 1 साल में पशु की मृत्यु हो जाती है। इसका कोई उपचार या बचाव के तरीके अभी तक ज्ञात नहीं हैं। सर्वप्रथम यह रोग 1986 में यूनाइटेड किंगडम में देखा गया, जहां यह मैड काउ रोग एक महामारी की तरह फैला था, विशेषकर दक्षिणी इंग्लैंड में। मैड काउ रोग के फैलने के बाद मनुष्य में फैलने वाले मस्तिष्क ज्वर से इसका संबंध चिंता का विषय बन गया। वहां पर संक्रमण मुख्य रूप से बीफ यानी गौमांस खाने के कारण हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि गोमांस खाने से जो है सो इस बीमारी का आप में होने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। इस तरह इस पोस्ट में हमने देखा कि किस तरह से हमारे सामने जो मानवकृत आपदा, जैविक आपदा है, जिसे हम महामारी के नाम भी कहते हैं, से कैसे बचें या कैसे हम अपना प्रबंधन करें कि हम इससे बच सकते हैं। और इस आपदा क्रम में मेरा आखिरी वीडियो, अगला वीडियो मेरा आखिरी वीडियो होगा, जिसमें मैं सामुदायिक स्तर पर हम कैसे आपदा प्रबंधन करें उसके विषय में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।